पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस ऑफ एल्काइंस में सेकंड पार्ट आता है बाय पासिंग द एल्काइन थ्रू रेड हॉट आयरन ट्यूब्स। तो हम लिख सकते हैं इन हॉट आयरन ट्यूब्स। जब हम एसिटिलीन गैस को पास करते हैं थ्रू रेड हॉट आयरन ट्यूब्स, दैट इज वेरी हाई टेम्परेचर होगा, अबाउट से 773 केल्विन या 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो किस तरह से एसिटिलीन जो है वो ट्राइमर बनाती है। एसिटिलीन के 3 मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर एक बेंजीन रिंग बना देते हैं। तो मैंने लिखा ही उसी तरह से है कि जिस तरीके से आपको अच्छी तरह से ये एक्सप्लेन हो जाए। तो आयरन की ट्यूब्स में से पास करना है एसिटिलीन गैस को एट ए टेम्परेचर ऑफ अबाउट 773 केल्विन। तो इतने हाई टेम्परेचर पर फिर कैसे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगी। यहां से एक पाई बॉन्ड जो है वो इधर इन 2 कार्बन्स के बीच में शिफ्ट हो जाएगा, एक पाई बॉन्ड इधर और एक पाई बॉन्ड इधर। तो इस तरीके से हमारे पास एक ट्राइमर बनेगा। 3 जो स्ट्रक्चर्स मिलकर एक सिंगल स्ट्रक्चर बनाएं, दैट इज कॉल्ड ए ट्राइमर, जिसमें 3 ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स आएंगे। एंड दिस मॉलिक्यूल इज नथिंग बट बेंजीन। इसकी अगर हम साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएं तो साइक्लिक स्ट्रक्चर जो कैक्यूल स्ट्रक्चर है बेंजीन की, दैट इज दिस, ये। तो जिसको और ज्यादा कॉमनली हम इस तरह भी बना देते हैं। तो इस तरीके से बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटिलीन, by passing it through red hot iron tubes, we can prepare benzene। और इसी सिमिलर रिएक्शन में अगर हम एसिटिलीन की जगह पे, इथाइन की जगह पे कोई और बिगर एल्काइन यूज करें लाइक प्रोपाइन, तो व्हाट विल वी गेट। प्रोपाइन होता है ये CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये। तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोपाइन जो हैं दे विल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल ऑफ मेसिटिलीन। यानी कि यहां पर H की जगह पे है CH3 ग्रुप, और इसी तरीके से यहां पे H की जगह पे है CH3 ग्रुप, और इधर भी हाइड्रोजन की जगह पे है CH3 ग्रुप। और बॉन्ड लाइन नोटेशन में अगर हमें लिखना हो तो हम मिथाइल ग्रुप को जस्ट एक लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे कि लाइन के एंड पे एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन्स अटैच्ड हैं। तो ये वाले प्रोडक्ट्स हमारे पास बनेंगे। अब इसको हम कहेंगे क्या। अगर हम नंबरिंग करें पेरेंट चेन की, तो यहां पर 1 2 3, दूसरा मिथाइल ग्रुप है 3rd कार्बन पे, फिर 4 5 और 6। तो 1 3 5 ट्राई मिथाइल बेंजीन, और इसको कॉमनली हम कह देते हैं मेसिटिलीन। तो मेसिटिलीन नाम हम देंगे इन प्रोडक्ट्स को, चाहे इसको बोल लो, चाहे इसको बोल लो, चाहे इसको, एक ही चीज है ये। तीनों उसकी डिफरेंट वेज में रिप्रेजेंटेशन है। तो इस तरीके से अगर हम प्रोपाइन की पॉलीमराइजेशन करें बाय पासिंग इट थ्रू रेड हॉट आयरन ट्यूब्स, तो उससे बन जाती है मेसिटिलीन। जैसे एसिटिलीन की हमने पॉलीमराइजेशन करके बनाई थी बेंजीन रिंग। तो अगर कोई सब्स्टिट्यूटेड अल्काइन है लाइक प्रोपाइन, जिसमें ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन का हमने एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस किया था, तो उससे हमारे पास जो बिगर हैं थोड़े हाइड्रोकार्बन लाइक मेसिटिलीन, वो बन गई। फिर नेक्स्ट है आती रिएक्शन जो पॉलीमराइजेशन का ही अगला पार्ट है, सी पार्ट वी कैन से, दैट इज पॉलीमराइजेशन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल साइनाइड। इन द प्रेजेंस ऑफ निकल साइनाइड। तो आप लिख सकते हो एसिटिलीन फॉर्म्स ए टेट्रामर
on heating under high pressure in the presence of nickel cyanide, in the presence of nickel cyanide। तो जैसे हम पहले लिखते रहे हैं बिल्कुल वैसे ही इस केस में भी हम रिएक्टेंट्स को लिखेंगे। टेट्रामर होता है जिसमें 4 मॉलिक्यूल्स जुड़कर एक सिंगल मॉलिक्यूल और बनाएंगे। जैसे यहाँ पर 4 एसिटिलीन के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे। कब होंगे? जब हम हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल साइनाइड। दिस और हाई प्रेशर। तो यहां से एसिटिलीन मॉलिक्यूल्स में एक एक पाई बॉन्ड इधर को शिफ्ट होता जाएगा इस तरीके से। तो हमें ऑब्टेन होगा यहां पर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर से डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से हमें ऑब्टेन होगा एक मॉलिक्यूल ऑफ साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन। ये चीज इट इज कॉल्ड साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। तो ऐसी रिएक्शंस को अगर हमें एग्जाम में रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं? तो थोड़े ज्यादा सिंपल वे में हम लिख लेंगे। जैसे इससे पहले आपने किया था पॉलीमराइजेशन बाय पासिंग थ्रू रेड हॉट आयरन ट्यूब्स, उसमें 3 एसिटिलीन मॉलिक्यूल जो थे इनको हमने आयरन ट्यूब्स में से पास किया था एट ए वेरी हाई टेम्परेचर ऑफ अबाउट 500 डिग्री सेल्सियस। तो इससे बन गई थी बेंजीन। इसी तरीके से अगर हमने 3 प्रोपाइन मॉलिक्यूल्स को पास किया थ्रू रेड हॉट आयरन ट्यूब्स तो तब हमारे पास बनी थी मेसिटिलीन, लाइक दिस। और अगर हमने 4 मॉलिक्यूल्स एसिटिलीन के इनको पास किया इनको सब्जेक्ट किया टू ए हाई प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ निकल साइनाइड तो हमें एक टेट्रामर जो है वो ऑब्टेन हुआ जिसमें 4 एसिटिलीन के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। इस तरह से साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन बना था। तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस को इन तरीकों से हम ज्यादा सिंपल वे में भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस के बाद जो आती है रिएक्शन, बेसिकली लास्ट टॉपिक है ये एल्काइंस में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, दैट इज एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइंस। एसिडिक नेचर ऑफ टर्मिनल एल्काइंस। टर्मिनल एल्काइंस होते हैं जब ट्रिपल बॉन्ड हो लास्ट कार्बन के ऊपर। तो जब ट्रिपल बॉन्ड होता है लास्ट कार्बन के ऊपर तो उन रिएक्शंस को हम स्टडी करते हैं अंडर द एसिडिक नेचर। ये चौथी टाइप की रिएक्शंस होंगी एल्काइंस में। अब इनमें जैसे हम रिएक्शन करवाएं एसिटिलीन की विद सोडियम तो क्या बनता है? सोडियम एसिटिलाइड प्लस हाफ मोल ऑफ H2 गैस। और ये प्रॉपर्टी होती है एसिड्स की कि दे रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। एसिड में अगर मैं सोडियम ऐड करूं, एसिड HCl लो, चाहे HNO3 लो, चाहे H2SO4 लो, विच आर नॉन एसिड्स, तो वो सोडियम के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। और उसी तरीके से एसिटिलीन भी सोडियम के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रही है। तो इसका मतलब इन दिस रिएक्शन एसिटिलीन इज बिहेविंग जस्ट लाइक HCl। मतलब ये रिएक्शन शो करती है एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइंस। तो ये मैंने आपको लिखवाया है ऊपर टर्मिनल एल्काइंस, मतलब ओनली टर्मिनल एल्काइंस विल रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स।
यहाँ पर हमने यूज किया था एक एक मोल दोनों का, एसिटिलीन और सोडियम का। पर अगर सोडियम थोड़ा ज्यादा यूज करें हम, तो जो दोनों ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगे हैं, ये दोनों ही रिप्लेस हो जाएंगे विद सोडियम। तो हमारे पास एक डाई सोडियम एसिटिलाइड बनेगा। इसको हम कहेंगे दो सोडियम है तो डाई सोडियम, और यहां पर भी लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज है, यहां पर भी लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज है। तो कोई भी नेगेटिव आयन हो तो उसके नाम के पीछे कॉमनली हम आईडीई आइड लगाते हैं। अब एसिटिलीन के ऊपर आ रहा है नेगेटिव चार्ज, तो इसीलिए ही इसको हम एसिटिलाइड बोलते हैं, एसिटिलाइड, लाइक दिस। तो अगर एक्सेस ऑफ सोडियम यूज करेंगे तो डाई सोडियम एसिटिलाइड बनेगा। तो इसी तरीके से ही रिएक्शंस इनकी और होती हैं, जिसमें सोडामाइड के साथ रिएक्शन हम स्टडी कर सकते हैं, या कई और हमारे पास रिएक्टेंट्स भी आते हैं, पर वो करने से पहले हम करेंगे, आप लिख भी सकते हो, कॉज ऑफ एसिडिक नेचर, cause of acidic nature of terminal alkynes कैसे है। तो इनकी जो हम एल्काइंस की एसिडिक नेचर है, ये कैसे एसिड्स हैं, वेरी वीक एसिड्स हैं। तो इन वीक एसिड्स की हम एसिडिक नेचर जो है वो कंपेयर करते हैं बाय कंपेयरिंग देयर Ka वैल्यूज और pKa वैल्यूज, दैट विच आर कॉल्ड एसिडिटी कांस्टेंट। तो या तो हम एसिडिटी कांस्टेंट कंपेयर करते हैं, जैसे अगर ये लिया एक एल्काइन, सिंपलेस्ट एल्काइन, उसके बाद सिंपलेस्ट एल्कीन है, और फिर आया एल्केन। इन तीनों के लिए अगर हम Ka वैल्यूज देखें तो एसिटिलीन होती है सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसके लिए इसकी Ka की वैल्यू है 10⁻⁻26। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं एल्कीन्स, इसके लिए Ka वैल्यू होती है 10⁻36, और एल्केन्स के लिए 10⁻42। तो ये भी आप जानते होगे, ये केमिकल इक्विलिब्रियम में आप पढ़ा करते हो कि जितनी ज्यादा Ka की वैल्यू हो उतना स्ट्रांगली एसिडिक होता है हमारे पास कंपाउंड। यहां पर इन तीनों में से सबसे ज्यादा Ka वैल्यू है एल्काइन के लिए, तो इसलिए एसिटिलीन इन तीनों के कंपैरिजन में सबसे स्ट्रांगली एसिडिक है। अब ये एसिडिक क्यों है, तो एल्काइंस की एसिडिक नेचर हम स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन हमने स्टडी की थी इन दी बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उनके साथ हमने हाइब्रिडाइजेशन और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइब्रिडाइजेशन डिटरमिन कैसे करनी है वो भी देखा था। जैसे मैं एग्जांपल्स ले लेता हूं, यही एल्काइन, एल्कीन और एल्केन, ये तीनों एग्जांपल्स। इनमें कार्बन एटम की स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है जिससे हाइड्रोजन हमने रिप्लेस करना है। जैसे ये वाला कार्बन है, तो इस कार्बन के आपको दिखाई दे रहा है ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड्स होंगे। तो 2 पाई बॉन्ड्स अगर हों तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp, और यहां पर डबल बॉन्ड है तो 1 पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड हो तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। और अगर यहां पर सिंगल बॉन्ड है, एंड सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज अ सिग्मा बॉन्ड, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, तो तब हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। फिर इसके बाद नेक्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे परसेंटेज एस कैरेक्टर। परसेंटेज एस कैरेक्टर मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल में एस ऑर्बिटल की कंट्रीब्यूशन कितनी कर है। यहां पर एस है 1/2, 2 ऑर्बिटल हैं, एक एस और एक पी जो इंटरमिक्स हुए, तो एस की कंट्रीब्यूशन यहां पर 50% आती है, यानी कि हाफ कंट्रीब्यूशन है। यहां पर एक एस और 2 पी हाइब्रिडाइज हुए तो 1/3 होगी एस की कंट्रीब्यूशन, यानी कि एस कैरेक्टर इसमें होगा 33.33%। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में एस कैरेक्टर जो है वो इतना है, और sp3 में 1/4 है, तो इसलिए यहां पर हम लिख सकते हैं 25%। तो अब इसका क्या रोल होगा, यहां पर आपको पता है कि s ऑर्बिटल्स होते हैं सफेरिकल,
होते हैं छोटे साइज के, पी ऑर्बिटल्स होते हैं डम्बल शेप्ड और होते हैं थोड़े बड़े साइज के। जब हमने एक एस और 3 पी ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स किया तो कैसी शेप होगी जो नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, उसके लिए आप देख सकते हो कि ये स्फेरिकल और ये है डम्बल शेप्ड। तो ये जो एस ऑर्बिटल है इसकी एक लोब के साथ जिसके साथ मिलेगा वो लोब हो जाएगी बड़ी और दूसरी लोब जो है वो थोड़ी छोटी रह जाएगी। तो जो इंटरमिक्सिंग के बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल बनना है उसकी शेप हमें ऐसी दिखाई देगी। अब अगर है sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो इसमें s की कंट्रीब्यूशन सबसे कम है, sp हाइब्रिडाइजेशन में s की कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। तो इस केस में साइज एंड शेप ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल विल रिजेंबल मैक्सिमम टू s, यानी कि जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसका जो साइज है वो सबसे छोटा होगा। तो यहां पर हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा करीब से इतना। sp2 में s की कंट्रीब्यूशन कम हो गई या p की कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो गई, तो इसलिए यहां पर साइज p के ज्यादा नजदीक होगा यानी कि थोड़ा बड़ा होगा। और sp3 में s कैरेक्टर तो सबसे कम यानी कि 25% ही बचा, तो इसलिए यहां पर p कैरेक्टर है 75%। तो साइज ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल विल बी मैक्सिमम क्लोज टू p। अब इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ने क्या करना है, यहां पर ये बनाते हैं सिग्मा बॉन्ड्स विद 1s ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन। इस तरह से हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल एंड टू एंड ओवरलैपिंग करके 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाता है। इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को इधर से कार्बन के न्यूक्लियाई भी अट्रैक्ट करेंगे और हाइड्रोजन के न्यूक्लियस तो अट्रैक्ट करता ही है। अब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स में कौन सी अट्रैक्टिव फोर्स होती है? दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज गिवन बाय कूलम्स लॉ। और अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हमें पता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन स्केलर टर्म्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए। Q1 अगर हम यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज को मान लें और Q2 होगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ये तो तीनों केसेस में सेम है, हाइब्रिडाइजेशन कोई भी हो। R है डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज्ड पार्टिकल्स, यहां पर R है इतना sp हाइब्रिडाइजेशन में, sp2 में R की वैल्यू ज्यादा हुई, sp3 में R की वैल्यू और ज्यादा हो गई। तो R आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर जितना इंक्रीज होता जाएगा ओवरऑल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कम होती जाएगी। तो दिस वे वी कैन से कि विद इंक्रीज इन द p character the electrostatic force of attraction between the nucleus of carbon and the shared electrons goes on decreasing। तो sp हाइब्रिड कार्बन का न्यूक्लियस जो है वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को सबसे ज्यादा स्ट्रांगली अपनी तरफ खींचेगा और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी को ही हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो इसका मतलब होगा कि sp हाइब्रिड कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी, sp2 हाइब्रिड कार्बन उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव और sp3 हाइब्रिड कार्बन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी। तो अगर कार्बन है इलेक्ट्रोनेगेटिव तो वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगी, तो यहां से हाइड्रोजन को लूज करना एज H पॉजिटिव आयन। यहां पर जो कार्बन और हाइड्रोजन में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है इसमें एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है। यहां से हाइड्रोजन को अगर हम रिमूव करें और कार्बन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने ऊपर ही ट्रांसफर कर लेगी, तो इस तरीके से कार्बन विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन, तो इट विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन विल लूज इट्स इलेक्ट्रॉन, तो दिस वे इट विल एक्वायर ए पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से जो एल्काइंस हैं वो आयोनाइज हो सकते हैं। तो इस तरीके से यही जो प्रोसेस है यही शो करता है एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइंस।
टर्मिनल अल्काइंस यानी कि जिसमें हाइड्रोजन अटैच्ड है टू sp हाइब्रिड कार्बन, तो वो सफिशिएंटली एसिडिक होती है, वहां से हाइड्रोजन को हम रिमूव कर सकते हैं एज H पॉजिटिव आयन। बाकी जो नॉन टर्मिनल अल्काइंस हैं उनसे नहीं कर सकते। तो इसलिए इनकी हम आगे अब और रिएक्शंस करेंगे इनका एसिडिक नेचर का रीजन समझने के बाद। तो जिसमें एक रिएक्शन आपने कर ली थी, रिएक्शन विद मेटालिक सोडियम, सेकंड आएगी रिएक्शन विद सोडामाइड। रिएक्शन विद NaNH2। NaNH2 को हमने अल्काइंस के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में भी यूज किया था जब मैंने विसिनल डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स की डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन करवाई थी। वहां पर मैंने बताया भी था कि NaNH2 जो होता है दैट इज इवन अ स्ट्रॉन्गर बेस देन KOH अल्कोहलिक। ये उससे भी ज्यादा स्ट्रांगली बेसिक होने के कारण जो एसिटिलीन है या कोई भी और टर्मिनल अल्काइन है उससे टर्मिनल हाइड्रोजन को रिमूव करने के काम आएगा। NH2 नेगेटिव और Na पॉजिटिव बनेंगे यहाँ पे आयंस, और NH2 नेगेटिव वेरी स्ट्रॉन्ग बेस होने के कारण यहाँ से H पॉजिटिव को कैप्चर कर लेगा और फॉर्म करेगा NH3 अमोनिया, और इस कार्बन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज लोन पेयर एज वेल एज नेगेटिव चार्ज, तो इसके साथ Na पॉजिटिव जाके अटैच हो जाएगा। तो ये क्या बना, सोडियम एसिटिलाइड। तो यहां पर यह बात भी ध्यान देने वाली है कि आइड हम उसी आयन के नाम के साथ लगाते हैं जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। यहां पर एसिटिलीन वाली कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए ही इसको हम एसिटिलाइड आयन बोलते हैं। और अगर हम सोडामाइड थोड़ा एक्सेस में यूज करें, NaNH2 को कॉमनली कहा जाता है सोडामाइड, इसको थोड़ा ज्यादा अमाउंट में यूज करें तब एक एसिटिलीन को एक से ज्यादा सोडियम भी मिल सकते हैं, यानी कि नाउ वी विल गेट डाई सोडियम एसिटिलाइड। तो यही जो हैं सोडियम एसिटिलाइड्स और डाई सोडियम एसिटिलाइड, ये आपने यूज किए थे इन द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हायर एल्काइंस। जो एल्काइंस के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हमने रिएक्शन की थी, तो वहां पर यही सोडियम एसिटिलाइड या डाई सोडियम एसिटिलाइड जो थे वो हमने यूज किए थे। तो फिर यही एसिडिक नेचर शो करने वाली रिएक्शंस ही कुछ और भी होंगी। जैसे थर्ड हम करेंगे रिएक्शन विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट और टॉलेंस रिएजेंट। रिएक्शन विद टॉलेंस रिएजेंट। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि टॉलेंस रिएजेंट है क्या। तो इसके बारे में आप लिख सकते हो एन अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ, अमोनिकल लिखा ऐसे जाता है अमोनियकल, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज कॉल्ड टॉलेंस रिएजेंट। सिल्वर नाइट्रेट होता है AgNO3, इसमें अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन ऐड करेंगे जिसमें NH4OH होता है, तो यहां पर एनायन एक्सचेंज हो जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी AgOH प्लस अमोनियम नाइट्रेट। तो AgOH की प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगी, वाटर में कंपैरेटिवली कम सॉल्युबल होता है ये। तो जैसे ही इसकी प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगी इट विल कंबाइन फर्दर विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये कुछ और मॉलिक्यूल्स के साथ फिर रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये दो अमोनिया मॉलिक्यूल जो हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना लेते हैं विद सिल्वर, और साथ में OH नेगेटिव जो है वो अटैच्ड रहता है।
इसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। चाहो तो ये चार्जेस ना भी शो करो तब भी चलती है बात। और +2 मोल्स ऑफ वाटर, कि ये OH नेगेटिव जो है यहां से अमोनियम आयन से एक एक प्रोटॉन ले जाएंगे। तो इसको कहा जाता है, जो ऊपर कंपाउंड मैंने लिखा, इसको हम कहते हैं टॉलेंस रिएजेंट। और ये टॉलेंस रिएजेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी यूज होता है। जैसे 12th क्लास में एल्डिहाइड कीटोन्स है, मतलब फंक्शनल ग्रुप 2 चैप्टर का एक पार्ट है, उसमें हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में टॉलेंस रिएजेंट यूज करते हैं। पर अभी तो यहाँ पर एसिटिलीन से ही हमने रिएक्शन करवानी है टॉलेंस रिएजेंट की। जैसे ये है एसिटिलीन, प्लस करेंगे इसमें ऐड अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, दैट इज टॉलेंस रिएजेंट। तो इससे क्या होगा, एक तो होगा यहां पर अगर हम 2 मोल्स ले लें इसके, तो मतलब ज्यादा आएगा हमारे पास, टॉलेंस रिएजेंट ज्यादा अवेलेबल होगा, तो ये दोनों ही टर्मिनल हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर देगा। वी विल गेट डाई सिल्वर एसिटिलाइड प्लस 4 moles of ammonia and 2 moles of water। तो इस कंपाउंड को हम कहते हैं डाई सिल्वर एसिटिलाइड। ये दोनों ही कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। यहां पर जो एसिटिलीन थी उसने दोनों ही हाइड्रोजन्स को लूज कर दिया है एज H पॉजिटिव आयन। अगर हम एक मॉलिक्यूल यूज करें ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का, तो तब सिर्फ एक साइड पे जो है वो सिल्वर सॉल्ट बनेगा। तो इस तरीके से रिएक्शन विद टॉलेंस रिएजेंट हो गई। जैसे टॉलेंस रिएजेंट था अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, तो वैसे ही हम रिएक्शन ऑफ एल्काइन कर सकते हैं विद अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड। क्यूप्रस क्लोराइड। अब कॉपर की हमें पता है कि 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, एक होती है Cu पॉजिटिव यानी कि +1, दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2। इसको क्यूप्रिक आयन कहते हैं, इसको क्यूप्रस आयन कहते हैं। इसके साथ एक क्लोरीन लगेगा तो उसको हम क्यूप्रस क्लोराइड ही कहेंगे। तो क्यूप्रस क्लोराइड का अमोनिकल सॉल्यूशन ये भी बिल्कुल वैसे ही टॉलेंस रिएजेंट के जैसे ही हमारे पास बनेगा, कि जैसे हम इसमें सिल्वर नाइट्रेट जो है पहले वो कंबाइन होगा विद, उससे सिल्वर नाइट्रेट से हम बनाएंगे, सॉरी सिल्वर नाइट्रेट तो टॉलेंस रिएजेंट में यूज किया था, यहाँ पर क्यूप्रस क्लोराइड जो है ये रिएक्ट करेगा विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे एनायन एक्सचेंज होंगे, एक बन जाएगा क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड। और जैसे ही ये क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड बना, प्रेसिपिटेशन हो जाती है इसकी, तो वो होने से पहले इट विल कंबाइन फर्दर विद मोर अमोनियम हाइड्रोक्साइड मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म दिस कंपाउंड विच इज ए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, प्लस यहां पर 2 मोल्स ऑफ वाटर, वो तो आएंगे ही आएंगे। तो ये है अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही टॉलेंस रिएजेंट के जैसे, जो एल्काइन है उसके टर्मिनल हाइड्रोजन्स को Cu पॉजिटिव आयन यानी कि क्यूप्रस आयन से रिप्लेस कर देगा। जैसे हमने ये एसिटिलीन ली तो इसमें 2 मोल्स ऑफ दिस अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड ये यूज होगा। तो ये दोनों मोल्स जो हैं, ये दोनों जो हाइड्रोजन्स हैं एसिटिलीन की ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ लगी, उन दोनों को रिप्लेस कर देगा एंड वी गेट डाई कॉपर एसिटिलाइड। इसके रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स हुआ करते हैं, और साथ में प्लस
4 moles of ammonia plus 2 moles of water। तो इस तरीके से डाई कॉपर एसिटाइलाइड हमारे पास ऑब्टेन हो जाएगा। तो हमने अभी तक मेटल्स के एसिटाइलाइड्स बनाए हैं, जैसे सोडियम के या पोटेशियम के, फिर सिल्वर का बनाया था और अब ये कॉपर का बनाया है। तो इनसे अगर हमें वापस जो एल्काइंस थे उनको रीजनरेट करना हो तो वो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए आप लिख सकते हो कि एसिटाइलाइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स, acetalides of alkali metals are decomposed by water to regenerate alkyne। जैसे डाई सोडियम एसिटाइलाइड हो या डाई कॉपर एसिटाइलाइड हो, तो इसमें तो सिर्फ वाटर ही हम ऐड करेंगे तो उससे ही रीजनरेशन हो जाएगी जो हमारा पेरेंट एल्काइन था, यानी कि एसिटिलीन, और प्लस वी विल हैव 2 मोल्स ऑफ NaOH। तो इस तरह से जो हमारा पहला पेरेंट एल्काइन था वही हमने रीजनरेट कर लिया। तो इसके बाद आप और लिखोगे एसिटाइलाइड्स ऑफ heavy metals like copper and silver, acetylides of heavy metals like copper or silver are decomposed by mineral acids। जैसे हमने ये डाई कॉपर एसिटाइलाइड अभी बनाया था, अगर हमने इससे वापस यही एसिटिलीन ही रीजनरेट करनी हो तो वो कैसे करेंगे हम? जब इसमें ऐड करेंगे मिनरल एसिड, 2 मोल्स ऑफ डाइल्यूट HCl हम यूज करेंगे यहां पर, तो यहां से 2 मोल्स ऑफ CuCl जो है वो निकल जाएंगे और एसिटिलीन विल बी रीजनरेटेड। और CuCl जो है ये जनरली डाइमेरिक फेज में एग्जिस्ट करता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ Cu2Cl2। तो इस तरीके से जो एल्काइंस हैं उनकी एसिडिक नेचर की रिएक्शंस भी खत्म होती हैं। तो अभी तक आपने हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइन स्टडी किए, और उनमें एल्काइंस की ये थोड़ी सी स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, एसिडिक नेचर। फिर इनके बाद आते हैं हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और एरीन्स। तो अब ये कौन से कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं? ये पहले भी हमने बात की थी, एक बार फिर से थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। तो हम फिर से इसी को स्टडी कर लेते हैं कि व्हाट सॉर्ट ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो आप लिख भी सकते हो एरोमेटिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स which despite being highly unsaturated, मतलब काफी ज्यादा अनसैचुरेटेड होंगे, which despite being highly unsaturated resemble more with saturated compounds, resemble more with saturated compounds are called aromatic compounds। कि जो हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं उनमें आपने देखा था कि एडिशन रिएक्शंस होती हैं ज्यादा, और जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं उनमें हम स्टडी करते हैं बेसिकली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो यहां पर जो मैंने बोला कि दे रिजेंबल मोर
with saturated hydrocarbons मतलब they show addition reactions, oh sorry, they show substitution reactions rather than the parent reaction जो basic reactions होती हैं unsaturated compounds की, that is addition reactions. तो वो addition reaction show नहीं करते, rather they show substitution reaction, जैसे आपको पहले भी एग्जाम्पल बताई थी that of benzene. It is an excellent aromatic compound. और क्यों एरोमेटिक है ये, इसके लिए हमने कंडीशंस फॉर एरोमेटिसिटी भी की थी. पहली थी कि द स्ट्रक्चर शुड बी साइक्लिक, प्लेनर और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन थी कि हक्कल रूल सेटिस्फाई होना चाहिए. तो ये दोनों कंडीशंस को जो भी हमारे पास कंपाउंड्स फॉलो करते हैं उनको हम कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स. तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में सबसे पहले हम स्टडी करते हैं बेंजीन को. बेंजीन को एक्सटेंसिवली स्टडी किया जाता है. अब बेंजीन एक्चुअली इसकी स्ट्रक्चर कैसी है या ये कंपाउंड कैसा है, तो इसके लिए हमें नॉलेज बेसिकली मिलनी स्टार्ट हुई कैक्यूल के टाइम से. तो कैक्यूल ने इसका सबसे पहले हमें जो थोड़ी बहुत जो साइंटिफिक स्ट्रक्चर थी वो बेंजीन की बताई थी. उससे पहले बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो डिटरमिन हो गया था C6H6, और 6 कार्बन वाला जो नॉर्मल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनता है C6H14. आपको पता होगा एल्केन्स के लिए जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2. अगर कार्बन एटम 6 हैं तो 2 × 6 12 + 2 14 हाइड्रोजन होंगे. तो यहाँ पर बेंजीन में हाइड्रोजन होने चाहिए थे, जो अगर 6 कार्बन वाला है कंपाउंड तो हाइड्रोजन होने चाहिए थे 14, पर हैं हाइड्रोजन एक्चुअली इसमें 6. तो इसलिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स काफ़ी ज़्यादा कम है. तो इसका मतलब बेंजीन जो रिंग है दैट इज़ हाईली अनसैचुरेटेड. तो हाईली अनसैचुरेटेड होने के कारण जो बेंजीन रिंग है इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं दीज शुड रिजेंबल मोर विद unsaturated hydrocarbons, that is alkenes और alkynes. पर बेंजीन की प्रॉपर्टीज ज्यादा जो हैं वो एल्कीन्स और अल्काइंस से नहीं मिलती. इट रादर रिजेंबल्स मोर विद एल्केन्स, दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. तो इन केसेस में फिर हम इसकी थोड़ी बहुत स्ट्रक्चर पर करते हैं स्टडी. तो जैसे बेंजीन रिंग है ये दोनों सैचुरेटेड एज वेल एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से रिजेंबल करती है. बेंजीन C6H6 होती है, ये एडिशन रिएक्शन शो करती है जस्ट लाइक दिस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दैट इज एल्कीन्स और एल्काइंस, और ये एडिशन रिएक्शन शो करके बना देती है C6H12 तक मॉलिक्यूल. तो यानी कि यहाँ पर 3 मोल्स ऑफ H2 इसमें ऐड हो जाएंगे. तो ये इसकी रिजेंबलेंस शो करती है विद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. और इसी तरह से ही बेंजीन जो है ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके बेंजीन हेक्साक्लोराइड बना देती है. तो यहाँ पर भी एडिशन रिएक्शन हुई है. तो इस तरीके से बेंजीन जो है इट रिजेंबल्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. फिर इसके बाद बेंजीन जो है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी शो कर देती है, जैसे एल्केन्स शो करते थे कि अगर हम बेंजीन में क्लोरीन ऐड करें इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और FeCl3, थोड़ा सा इसको हीट करें तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम जो है वो हेलोजन से रिप्लेस भी हो जाता है. तो इस तरीके से जो ऊपर वाली दोनों रिएक्शंस हैं एडिशन रिएक्शंस, और यहाँ पर नीचे मैंने लिखी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो इस तरीके से बेंजीन जो है ये एडिशन एज वेल एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, दोनों तरह की रिएक्शंस शो करती है. तो इन रिएक्शंस के बाद फिर जब बात आई थोड़ी बहुत इसकी स्ट्रक्चर के बारे में, तो कैक्यूल ने इसके लिए स्ट्रक्चर प्रपोज की जो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर थी जिसमें 3 ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड्स थे या डबल बॉन्ड्स थे. इस तरह से
और हर एक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन एटम तो अटैच्ड था ही। तो ये स्ट्रक्चर कैक्यूल ने प्रपोज की फॉर बेंजीन रिंग। पर अगर ये स्ट्रक्चर ट्रू हो तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि तीन तीन डबल बॉन्ड्स हैं और एक साइक्लिक रिंग भी है, तो कंपाउंड इज हाईली अनसैचुरेटेड। तो कैक्यूल की स्ट्रक्चर से कुछ प्रॉपर्टीज तो बेंजीन की एक्सप्लेन हो जाती हैं, पर फिर से कई जगह पे ये स्ट्रक्चर जो है ये प्रॉब्लम खड़ी करती है। तो जैसे आप इसकी कुछ ड्रॉबैक्स लिख भी सकते हो, ड्रॉबैक्स ऑफ कैक्यूल स्ट्रक्चर, कि कैक्यूल स्ट्रक्चर के मुताबिक बेंजीन शुड बी हाईली अनसैचुरेटेड, तो ये एडिशन रिएक्शन शो करनी चाहिए। तो आप लिख सकते हो कि बेंजीन rather resembles more with saturated hydrocarbons, that is alkanes, in which it shows substitution reactions। तो अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है कोई कंपाउंड तो वो अनसैचुरेटेड नहीं होता कॉमनली, जैसे एल्केन शो करते हैं। तो इसका मतलब फिर बेंजीन की ये वाली स्ट्रक्चर जो है ये इसके मुताबिक हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगी। इसके मुताबिक तो एडिशन रिएक्शन शो करनी चाहिए। फिर सेकंड पॉइंट आप स्ट्रक्चर के बारे में हम देख सकते हैं। सेकंड पॉइंट में आप स्ट्रक्चर लिख लो। यहां पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स हैं या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स हैं। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की नॉर्मल बॉन्ड लेंथ होती है 154 पिकोमीटर और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 134 पिकोमीटर। तो इस तरीके से बेंजीन में कार्बन कार्बन बॉन्ड्स होने चाहिए दो टाइप के, बड़े बॉन्ड्स और छोटे बॉन्ड्स। पर जब बाय एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक टेक्निक हमने बेंजीन की एक्चुअल स्ट्रक्चर डिटरमिन की तो उसमें हर एक कार्बन कार्बन बॉन्ड जो था वो सेम साइज का था, हर एक बॉन्ड लेंथ जो थी वो सेम थी और एक्चुअल में जो बॉन्ड लेंथ आई बेंजीन में दैट वाज 139.7 पिकोमीटर्स। तो ये इन दोनों के इन बिटवीन है, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के। तो बेंजीन में एक्चुअल बॉन्ड लेंथ आई, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ आई इतनी, तो डबल बॉन्ड के मुताबिक तो इसमें 134 पिकोमीटर होनी चाहिए थे, तीन बॉन्ड्स होने चाहिए थे इस साइज के और तीन बॉन्ड्स इस साइज के होने चाहिए थे। पर हर एक 6 के 6 बॉन्ड्स जो हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड्स वो सभी इसी साइज के आए। तो इसका मतलब ये भी कैक्यूल स्ट्रक्चर के लिए प्रॉब्लम वाली बात हुई। फिर उसके बाद अगर यही स्ट्रक्चर ट्रू है बेंजीन की बॉन्ड लेंथ के बाद, तो तीसरी जो ड्रॉबैक आई वो ये थी कि अगर हम कोई भी दो नेबरिंग कार्बन के हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें बाय एनी अदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम देन वी शुड गेट टू डिफरेंट आइसोमर्स। जैसे एक मैंने ये बनाया हुआ है और दूसरा आइसोमर इसका होना चाहिए कि जिसमें जो क्लोरीन्स हैं उनकी पोजीशन मैंने थोड़ी सी चेंज कर दी। यहां पर दोनों क्लोरीन अटैच्ड हैं टू डबल बॉन्डेड कार्बन्स और यहां पर दोनों क्लोरीन्स अटैच्ड हैं टू सिंगल बॉन्डेड कार्बन्स। तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज में थोड़ा बहुत डिफरेंस तो डेफिनेटली होगा ही। तो इसका मतलब कि ये जो कैक्यूल स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक होने चाहिए ऐसे दो आइसोमर्स। पर जब हम बेंजीन के किन्हीं भी दो नेबरिंग कार्बन के ऊपर दो सब्स्टिट्यूएंट लगाएं, कोई भी जैसे दो क्लोरीन ही लगाएं, तो वी गेट ओनली वन सच कंपाउंड, कोई दो आइसोमर हमें ऑब्टेन नहीं होते। तो ये भी एक ड्रॉबैक हो गई कैक्यूल स्ट्रक्चर की। तो फिर उसके बाद हम स्टडी करते हैं रेजोनेंस इन बेंजीन, क्योंकि कैक्यूल स्ट्रक्चर जो है वो इसकी प्रॉपर्टीज को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर रही। और बेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमने बनानी सीखी थी जब हम रेजोनेंस इफेक्ट करने से पहले हमने रेजोनेंस भी स्टडी की थी। तो वहां पर आपने देखा था कि जो पाई बॉन्ड्स हैं ये अपनी अपनी पोजीशन कुछ इस तरह से चेंज करते हैं। तो जो यहां पर पाई बॉन्ड्स आएंगे अब आएंगे इधर।
तो इस तरीके से जो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनी और इन दोनों का जो एवरेज स्ट्रक्चर होगी दैट विल बी कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। और उस रेजोनेंस हाइब्रिड में हम देखेंगे कि 6 के 6 बॉन्ड्स बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, क्योंकि उनमें हर एक में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बिटवीन टू कार्बन एटम्स है वो सेम है। इस कारण ही हर एक बॉन्ड लेंथ जो है वो सेम होती है। अगर 6 के 6 बॉन्ड लेंथ सेम है तो रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनी, उसके कारण हर एक बॉन्ड लेंथ भी सेम आती है। तो तभी जो मैंने अभी आपको बताया था कि बेंजीन में हर एक कार्बन कार्बन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 139.7 पिकोमीटर, इस बॉन्ड की भी और इस बॉन्ड की भी। तो वो रेजोनेंस हाइब्रिड अगर हम देखें तो किन्हीं भी दो नेबरिंग कार्बन्स के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बिल्कुल बराबर है। तो इसीलिए ही हर एक बॉन्ड लेंथ बिल्कुल बराबर आती है। और फिर इसके बाद आती है रेजोनेंस एनर्जी की बात। तो रेजोनेंस एनर्जी के अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि जो बेंजीन की एनर्जी होती है एक्चुअली, तो जो एनर्जी कंटेंट ऑफ बेंजीन है वो किसी भी इसकी जो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मैंने बनाई थी उनसे अबाउट 151 किलो जूल पर मोल लेस होती है। हमारे पास जो बेंजीन की एनर्जी है वो 151 किलो जूल पर मोल लेस होती है। तो फिर और हम करेंगे अब एविडेंसेस इन फेवर ऑफ, आप लिख सकते हो एविडेंसेस इन फेवर ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, कि बेंजीन की रेजोनेंस हाइब्रिड वाली शेप होती है। तो उसके हक में हमारे पास क्या क्या एविडेंसेस हैं। तो सबसे पहला एविडेंस आप लिखोगे कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रेजोनेंस हाइब्रिड के अकॉर्डिंगली जो हर एक कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो सेम होनी चाहिए। और एक्चुअल में भी जब हमने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक टेक्निक से इसकी बॉन्ड लेंथ डिटरमिन की तो वो हर एक केस में सेम आई, दैट वाज 139.7 पिकोमीटर्स। फिर उसके बाद सेकंड एविडेंस आता है नंबर ऑफ आइसोमर्स में। तो ये भी हमने स्टडी किया था कि कैक्यूल स्ट्रक्चर के मुताबिक दो दो आइसोमर्स बनने चाहिए जब हम किन्हीं भी दो नेबरिंग कार्बन एटम्स को सब्स्टिट्यूट करें, पर असल में ऐसा आइसोमर होता ही सिर्फ एक है, कोई दो आइसोमर्स जैसी सिचुएशन ही नहीं बनती। फिर तीसरी जो है एविडेंस दैट इज हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होती क्या है बेसिकली, इट इज नथिंग बट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और अगर हम बेंजीन की कैक्यूल स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली देयर आर 3 डबल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स। और अगर एक डबल बॉन्ड की हम रिडक्शन करें, यहां पर भी H और यहां पर भी H लगाएं, तो जितनी एनर्जी निकलेगी उससे 3 गुना ज्यादा होनी चाहिए बेंजीन की टोटल हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो ये एक्चुअल में होती कितनी है हमारे पास, असल में होती है 208 किलो जूल पर मोल, पर होनी चाहिए 354 किलो जूल पर मोल, 359 किलो जूल पर मोल। तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन यानी कि हाइड्रोजन ऐड करने से जितनी एनर्जी रिलीज हो, तो बेंजीन के केस में हमारे पास होनी चाहिए थी 359 किलो जूल पर मोल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 3 डबल बॉन्ड्स, पर असल में होती है हमारे पास सिर्फ 208 किलो जूल पर मोल। तो इसका मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इसके अगर हम यही कैक्यूल स्ट्रक्चर को ट्रू माने तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ये आनी चाहिए, पर ये तो होती नहीं है। असल में हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ये आती है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो ये भी फिर कैक्यूल स्ट्रक्चर को फेल करता है पॉइंट, कि कैक्यूल जैसी जैसी कैक्यूल ने प्रपोज की थी स्ट्रक्चर वो नहीं होनी चाहिए। और चौथा पॉइंट हम बोलेंगे हीट ऑफ कंबस्शन के बारे में। और ये बात भी हमने स्टडी की थी कि जितनी उसकी होती है कम हीट ऑफ कंबस्शन उतना ही ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होता है।
तो अगर हम ये कंबस्शन करें बेंजीन से CO2 बनेगी और वाटर बनेगा। बेंजीन के लिए अगर हम कंबस्शन वाली इक्वेशन लिखें, प्लस करेंगे O2 तो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी ऑब्टेन्ड। यहाँ पर 6 इंटू 2 12 ऑक्सीजन प्लस 3 15 ऑक्सीजन एटम्स लगे, तो इधर 15/2 O2 हम ऐड करेंगे। तो इसके मुताबिक अगर हम देखें एक्चुअल में एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन जो होती है वो कितनी होती है, दैट इज -3300 किलो जूल पर मोल। यानी कि अगर हम 1 मोल बेंजीन यानी कि 78 ग्राम बेंजीन की कंबस्शन करें तो इतनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए 3300 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो इतनी एक्चुअल में होती है। पर अगर हम इसकी कैक्यूल स्ट्रक्चर देखें, 3 डबल बॉन्ड्स देखें, तो उसके मुताबिक अगर हम कैलकुलेट करें कि कितनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, तो दैट इज ओनली 3147 किलो जूल पर मोल। मतलब बेंजीन की जो हीट ऑफ कंबस्शन है वो इतनी होनी चाहिए, पर होती इससे ज्यादा नेगेटिव है। तो ये वाली जो हीट ऑफ कंबस्शन है वो सही है, ये गलत है। तो जितनी ज्यादा होगी नेगेटिव हीट ऑफ कंबस्शन उतना ही स्टेबल कंपाउंड होता है। तो हीट ऑफ कंबस्शन से भी हम स्टेबिलिटी का आइडिया लगा सकते हैं। तो इन तरीकों से हमने देख लिया कि जो कैक्यूल स्ट्रक्चर है वो बेंजीन की एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं होगी। तो बेंजीन की जो हमारे पास आती है रेजोनेंस हाइब्रिड मैंने बनाया था, तो वैसी ही बेंजीन की असल में स्ट्रक्चर होगी। तो फिर आती है बात कॉन्सेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी की, जो हमने पहले भी स्टडी कर लिया है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में भी देखा था हमने कॉन्सेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी, और जब हम कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म कर रहे थे तब भी हमने ये स्टडी किया था एरोमेटिसिटी वाला कॉन्सेप्ट। उसमें फिनोल जो इनोलिक फॉर्म होती है दैट इज मोर स्टेबल देन इट्स कॉरस्पॉन्डिंग कीटो फॉर्म, और फिनोल को मोर स्टेबल हमने बोला था ड्यू टू एरोमेटिक कैरेक्टर। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में बेसिकली क्या चीजें होती हैं, ये हक्कल रूल फॉलो करते हैं दो। क्या कि एक साइक्लिक डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होना चाहिए, तो वो बेंजीन के केस में तो डेफिनेटली होता ही है। एक साइक्लिक डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है अबव एंड बिलो द प्लेन कंटेनिंग द कार्बन एटम्स। और दूसरी बात होनी चाहिए यहाँ पर कि जो हक्कल रूल है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। तो बेंजीन में हक्कल रूल भी सेटिस्फाई होता है, एन की वैल्यू 1 आती है। यहाँ पर जो कैक्यूल स्ट्रक्चर थी बेंजीन की उसके मुताबिक देयर विल बी 3 पाई बॉन्ड्स इन बेंजीन। तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, एक बॉन्ड में होते हैं 2, तो 3 बॉन्ड्स में होंगे 6। तो हक्कल रूल के मुताबिक 4n + 2 शुड बी इक्वल टू 6, तो n शुड बी इक्वल टू 1। तो n इक्वल टू 1 अलाउड है क्योंकि होल नंबर वैल्यूज होती हैं n की और 1 उनमें है। तो इन्हीं तरीकों से हम कह सकते हैं कि जो बेंजीन है वो एक्चुअल में एरोमेटिक कैरेक्टर शो करती है। तो फिर ऐसे ही एरोमेटिक कंपाउंड्स में हम आगे स्टडी करेंगे इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, जिनमें सबसे पहला मेथड है बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइंस। तो ये हमने एरीन्स या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से जस्ट पहले स्टडी किया था एल्काइंस। तो एल्काइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस की थी, जिनमें आपने लिखी थी कि अगर एसिटिलीन को पास किया जाए रेड हॉट आयरन ट्यूब्स में से 773 केल्विन में, नो डाउट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी ये रिएक्शन, तो बन जाती है बेंजीन इस तरह से। और अगर हम प्रोपाइन को पास करें थ्रू रेड हॉट आयरन ट्यूब्स अंडर सिमिलर कंडीशंस, तो वी गेट मेसिटिलीन।
तो ये एल्काइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज में पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस में हमने स्टडी की थी। फिर दूसरा मेथड होगा जिसके साथ मिलती जुलती रिएक्शन हमने एल्केन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में की थी। तो सेकंड मेथड इज बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड्स। तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में भी मैंने आपको बताया था एल्केन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में कि वी फ्यूज और मेल्ट द सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद सोडा लाइम। तो उस तरीके से हमारे पास हाइड्रोकार्बन एल्केन्स बने थे। अब वैसे ही हम यहां पर यूज करेंगे सोडियम बेंजोएट, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको फ्यूज करेंगे विद सोडा लाइम। सोडा लाइम में हम 3:1 या 4:1 रेशो में सोडियम हाइड्रोक्साइड और लाइम CaO को लेते हैं और इन दोनों को कर देते हैं फ्यूज। तो यहां से Na2CO3 इज गॉन, ये चला जाता है और हमें ऑब्टेन हो जाती है बेंजीन रिंग, दिस प्लस Na2CO3। तो इस तरह से बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड्स वी कैन प्रिपेयर द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन। फिर इसके बाद तीसरा मेथड आएगा, डीकार्बोक्सिलेशन थी कार्बोक्सिलिक ग्रुप का रिमूवल, और थर्ड मेथड है बाय डिहाइड्रोक्सिलेशन। बाय डिहाइड्रोक्सिलेशन ऑफ फिनोल्स। तो ये वाली रिएक्शन भी हम आगे भी फिनोल्स में भी स्टडी करेंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में। और फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में आपने देखा था कि देयर इज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन में पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। तो डिहाइड्रोक्सिलेशन भी कह सकते हैं हम इस मेथड को, या हम डीऑक्सीजनेशन भी कह देते हैं। ऑक्सीजन बेसिकली रिमूव होती है यहाँ पे। तो फिनोल को हम हीट करते हैं विद जिंक डस्ट, पाउडर्ड फॉर्म ऑफ जिंक। इसके साथ इसको अगर हम हीट करें तो जिंक जो है वो बीच में से ऑक्सीजन को खींच ले जाती है और हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के साथ जाके अटैच हो जाता है। तो डी हाइड्रोक्सिल ग्रुप का रिमूवल हो गया, या बीच में से ऑक्सीजन निकल गई। तो इसीलिए इस मेथड को हम डीऑक्सीजनेशन भी बोल सकते हैं। फिर इसके बाद जो आएगा फोर्थ मेथड, दैट विल बी बाय फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन। तो यही रिएक्शन हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में भी स्टडी करेंगे, तब हम बेंजीन से करेंगे। तो अब हम बेंजीन से कोई और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनाने वाले हैं। जैसे हम इसमें हेलोएल्केन ऐड करें इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3। तो इन दोनों की प्रेजेंस में अगर हेलोएल्केन को रिएक्ट करवाया जाए विद बेंजीन तो बन जाता है अनदर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, दैट इज टोलुइन प्लस HCl। और अगर हम यहां पर जो हेलोएल्केन मैंने यूज किया इसको चेंज करके थोड़ा कोई और हेलोएल्केन भी यूज कर लें तो तब भी हमारे पास जो है वो यही सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ही बनेगा। तो इसके फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के बाद हम कर सकते हैं वर्ट्ज-फिटिग रिएक्शन। तो वर्ट्ज रिएक्शन हमने की थी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स में। सॉरी।
अब हम थोड़ी सी उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे बाय वर्ड्स-फिटिग रिएक्शन। तो ये कैसे होगी? वर्ड्स रिएक्शन में आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवाऊं अगर, तो उसमें आपने देखा था कि हेलो एल्केन, इसको हम हीट करते हैं विद सोडियम, सोडियम मेटल, और ये हमने स्टडी किया था कि जो भी मेटल होगी वो हेलोजन को ले ही जाती है। तो इस तरह से 2 मोल्स ऑफ NaBr विल बी गॉन। एक बॉन्ड इस कार्बन का ब्रेक हुआ, एक बॉन्ड इस कार्बन का ब्रेक हुआ, तो दोनों कार्बन्स में एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, यानी कि इथेन बन जाती है +2 मोल्स ऑफ NaBr। तो इसी तरीके से इसको बोला गया था वर्ड्स रिएक्शन। सॉल्वेंट हम ड्राई ईथर रखते हैं इसके लिए, तो अगर दोनों हेलो एरीन्स हों, दोनों बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड्स हों, तो ऐसी रिएक्शन को हम फिटिग रिएक्शन कहते हैं। और अगर एक हेलो एल्केन हो और एक हेलो एरीन हो, तब हम इसको वर्ड्स फिटिग रिएक्शन कहते हैं। कि जैसे हमारे पास ये हो एक ब्रोमोबेंजीन, +2 मोल्स ऑफ सोडियम करेंगे हम, और दूसरा ब्रोमोमीथेन ले लें, तो इन दोनों को हम कराएं अगर इन कंपाउंड्स को ट्रीट, तो यहां पर 2 मोल्स ऑफ NaBr विल बी लॉस्ट and we will get an aromatic hydrocarbon toluene +2 moles of NaBr। तो इस तरीके से जो रिएक्शन हुई है ये, इसके अकॉर्डिंगली वर्ड्स और इसके अकॉर्डिंगली फिटिग, तभी हमने इसको वर्ड्स फिटिग रिएक्शन कहा है। तो वर्ड्स फिटिग रिएक्शन के बाद पांचवी रिएक्शन आती है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट्स। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से हम दो तरीके से जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं वो बना सकते हैं। कि जैसे एक तो बिल्कुल सिंपल है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब हमने किए थे तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कार्बन के ऊपर फुल नेगेटिव चार्ज होता है, मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अब क्या करना है कि इसमें अगर कोई भी हम प्रोटॉन डोनर ऐड कर दें, जैसे वाटर ऐड कर दें या अमोनिया या कोई अमीन या कोई अल्कोहल या कोई कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी हम प्रोटॉन डोनर इसमें ऐड करेंगे अगर, तो ये एक हाइड्रोजन चला जाएगा कार्बन के साथ एंड वी विल गेट बेंजीन, प्लस OH ग्रुप चला जाएगा मैग्नीशियम के पास एंड वी विल गेट मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। तो एक तरीका तो है ये। और अगर हमें बड़े एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बनाने हों, तो हेलो एल्केन को भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के साथ रिएक्ट करवा सकते हैं। कि जैसे यही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर हम यूज करें और इसकी रिएक्शन करवाएं विद आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, वो है ये कंपाउंड। तो आपको पता है इस कार्बन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज जिसके साथ मेटल मैग्नीशियम अटैच्ड है, तो ये C नेगेटिव इधर जाके यहां से Br नेगेटिव को रिप्लेस कर देगा, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, एंड दिस वे वी विल ऑब्टेन एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन दैट इज दिस प्लस MgBr2। तो इसको हम कॉमनली कहते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन और क्यूमीन भी बोल देते हैं, और क्यूमीन। तो इस तरीके से हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करके जो बेंजीन है या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है वो प्रिपेयर कर लिया। तो फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट मेथड साइकिलाइजेशन
and aromatization, cyclization and aromatization of longer alkanes। तो इसमें आप दो लाइनें लिख भी सकते हो कि longer alkanes having 6 or more than 6 carbon atoms, नॉर्मली 6 से 10 तक होते हैं, 6 or more than 6 carbon atoms undergo cyclization and aromatization by heating in the presence of powdered platinum supported over alumina। तो टेम्परेचर शुड बी हाई, 773 केल्विन के आसपास हम यूज करेंगे, यानी कि 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो पहला स्टेप होगा इसमें साइक्लाइजेशन हो जाएगी, यानी कि हमारे पास एक साइक्लिक कंपाउंड ऑब्टेन होगा। इस तरीके से प्लस H2 एक हाइड्रोजन जो है वो सेपरेट हो जाएगी, और इतने हाई टेम्परेचर पे अंडर सिमिलर कंडीशंस फिर से एक एक हाइड्रोजन इन दोनों कार्बन से निकलेगा, यहां पर डबल बॉन्ड आएगा, एक एक हाइड्रोजन इन दोनों कार्बन से निकलेगा, यहां पे भी डबल बॉन्ड आ जाएगा, और एक एक हाइड्रोजन इन दोनों कार्बन से निकलकर वहां पे भी डबल बॉन्ड हो जाएगा। That is, we will obtain this type of compound, plus 3H2 more हो जाएंगे under similar conditions। तो इस तरीके से हमें बेंजीन जो है वो obtain होगी। और अगर हम थोड़ा कोई सब्स्टिट्यूटेड या तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनाना चाहें, तो मतलब इससे बड़ा जो है वो एल्केन यूज कर लें, जैसे हेप्टेन है, तो ये 7 कार्बन एटम्स की लंबी चेन होती है। हर एक कार्बन क्योंकि टेट्राहेड्रल वे में अरेंज्ड होता है, तो इसलिए हम इसको इस तरह से थोड़ा सा सेमी साइक्लिक वे में लिख सकते हैं। तो यहां पर मिल जाएगी ये मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, और फिर इसको हीट किया जाएगा अगर, तो वी विल गेट ए मॉलिक्यूल ऑफ टोलुइन। तो इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम होता है, जैसे हम इसको कम ज्यादातर जानते हैं, दैट इज कॉल्ड टोलुइन। तो इन तरीकों से हम जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फिर इसके बाद इनकी आती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बाद हम स्टडी करते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो हैं, ये कोई इतनी मतलब हटके नहीं होती एज कंपेयर टू अदर हाइड्रोकार्बन। जैसे आपने एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइन स्टडी किए हैं, नो डाउट थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होना नेचुरल है, पर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो लाइक ऑल अदर हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, जो एरीन्स हैं या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये भी वाटर में इनसॉल्युबल होंगे, बिकॉज दे कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर। और इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स वो भी लेस होंगे एज कंपेयर टू द कंपेरेबल हेलोएल्केन्स और से फिनोल्स और अदर जो हैं कंपाउंड्स, फंक्शनल ग्रुप्स जिनमें बेंजीन रिंग के ऊपर रिप्लेस्ड हैं। तो इनसे इनके बॉइलिंग पॉइंट्स कम होंगे, क्योंकि एरीन्स में या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में सिर्फ होती हैं वेंडरवॉल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जो डिपेंड करती हैं ओनली ऑन द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बाद हम करते हैं जो स्टडी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में, वो फिजिकल स्टेट जो होती है बेंजीन की, दैट इज लिक्विड। तो एट रूम टेम्परेचर
नेचर जो बेंजीन है दैट इज लिक्विड। तो लिक्विड इसका कलर इसका कोई नहीं होता, कलरलेस लिक्विड होती है। अगर थोड़ा बहुत कोई कलर आएगा तो दैट विल बी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम इम्प्योरिटीज। तो इस तरीके से हमने जो बेंजीन है उसकी स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन की सबसे पहले। उसके लिए काफी सारे पॉइंट्स हमने देखे कि बेंजीन की जो कैक्यूल स्ट्रक्चर आई थी उसकी क्या जो खासियत थी या उसमें क्या ड्रॉबैक्स थी, और फिर उन ड्रॉबैक्स को रिमूव करने के लिए हमने रेजोनेंस कॉन्सेप्ट अप्लाई किया। तो जो रेजोनेंस हाइब्रिड हमने ड्रॉ किया उसके मुताबिक बेंजीन की एक्चुअल शेप जो है वो बताई गई। तो फिर उसके बाद हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरीन्स जो हैं या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स उनको खत्म किया।